आप मुझसे कुछ मत कहें, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। इसे रूठते देखकर उन्होंने सड़क पर एक तरफ गाड़ी रोक दी। मलीहा, उन्होंने आवाज दी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। इधर देखो, उन्होंने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और कान पकड़कर बोले, सॉरी। लेकिन वो अपने हाथों को देखती रही, इनकी तरफ देखा ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। उन्होंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए तो मलीहा ने झटके से इनके हाथों को अलग कर दिया। आप बहुत बुरे हैं। मैं बुरा हूँ? वो यूं बोले जैसे इनका बुरा होना नामुमकिनात में से हो। तो वो एकदम ही हंस पड़ी। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। इसके हंसते हुए चेहरे को देखकर नूरुल हुदा रिलैक्स हो गए। कुछ देर पहले ही नूरुल हुदा बाबा जान और मलिहा को स्टडी में छोड़ गए थे और जाते हुए दरवाजा भी बंद किए गए थे। आइए बाबा जान और मलिहा, तुम भी आ जाओ। कुछ देर बाद बाहर आकर वो दोनों से बोले। बाहर आकर उन्होंने उन्होंने बाबा जान से कहा, जाइए, आपके कमरे में एक सरप्राइज गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। वो अपने कमरे में जाने लगे तो मलिहा भी इनके पीछे चल पड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? नूरुल हुदा फौरन इसका बाजू पकड़कर रोका। बाबा जान का गिफ्ट देखने। बाबा जान का बर्थडे गिफ्ट है, पहले इन्हें देखने दो, तुम बाद में देख लेना। जी नहीं, मुझे अभी देखना है। हाथ छोड़े, वो जिद से बोली। कहा ना बाद में देखना। वो अड़ गए। वो अपना बाजू छुड़ाने लगी। छोड़े मुझे, तुम आराम से खड़ी रहो। बाबा जान आप जाइए। इसे खामोश करवाकर वो आखिर में बाबा जान से बोले, जो इनके झगड़े की वजह से रुक गए थे। वो दरवाजा खोलकर कमरे में गए और मलिहा ने शोर मचा दिया। मुझे भी देखना है। हाथ छोड़े हादी भाई, बर्थडे तो याद नहीं रहा। अब बड़े आए हैं बर्थडे गिफ्ट देने वाले। बोलने के साथ ही वो दूसरे हाथ से इनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करती रही, मगर उन्होंने इसका बाजू नहीं छोड़ा तो इसने अचानक ही इनके हाथ में दांत काट दिए। नूरुल हुदा ने तड़प कर अपने हाथ को झटका, मगर इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत ही रखी। जंगली बिल्ली कहकर हिसाब भी बराबर कर दिया। खुद ही होंगे जंगली बिल्ली, बल्कि बिल्ले। सख्त बुरा मनाया गया था। आखिर नूरुल हुदा ने इसका बाजू छोड़ दिया। जाओ, और वो भागती हुई बाबा जान के कमरे में घुस गई, पर घुसते ही टटक कर रुक गई। ये इसने हाथ से आतिशदान पर लगी अपनी बड़ी सी फ्रेम शुदा तस्वीर की तरफ इशारा किया तो इसके पीछे आते नूरुल हुदा बोले, यही तो है बाबा जान का बर्थडे गिफ्ट। पर ये तो मेरी तस्वीर है। वो अब भी हैरान थी। हाँ, और मुझे बाबा जान के लिए इससे बेहतर कोई तोहफा मिला ही नहीं। इसके मुकाबले पर मैं और कोई तोहफा कबूल भी नहीं करता। बाबा जान नूरुल हुदा से कहते मलिहा के पास आए और इसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोले, इस तोहफे को पाने के लिए मैंने 7 साल रातों को जाग कर दुआएं मांगी हैं। और इसकी पेशानी चूम ली। फिर वो फौरन ही जज्बाती कैफियत से बाहर भी आ गए। मैं लॉन में जा रहा हूँ, चाय वहीं ले आओ। वो तो चले गए, मगर मलिहा अब भी इसी कैफियत में थी। इसने याद करना चाहा आखिरी बार कब बाबा जान ने अपनी बेसाख्ता शफकत का इजहार किया था। सवाल कुछ ज्यादा ही मुश्किल था, जवाब ही नहीं आया। नूरुल हुदा ने इसे गुमसुम देखकर हल्के से इसके सर पर चपत लगाई। कहाँ गुम हो? मलिहा ने रुख बदलने के साथ ही अपना मूड भी बदल लिया। शौकी से बोली, मैं सोच रही हूँ हादी भाई कि मेरी तस्वीर अच्छी आई है या मैं सचमुच इतनी खूबसूरत हूँ। नूरुल हुदा ने एक नजर इसे देखा और कहा, तुम्हारी तस्वीर भी अच्छी आई है और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। आप बटरिंग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। वो इन्हें तीखी नजरों से देखकर बोली, ये सब छोड़ो और बताओ तुम अपना सरप्राइज कब दे रही हो? कभी नहीं, इसने कहा और कमरे से निकल गई। नूरुल हुदा भी इसके पीछे बाहर आए। कभी नहीं क्या मतलब? मेरा दिल चाह रहा है कि बाबा जान भी एग्जीबिशन में आए, मगर मैं जानती हूँ वो नहीं आएंगे। तो फिर बताने का भी फायदा क्या? वो रुकी नहीं और यूं ही चलते हुए इनसे बातें करती हुई किचन की तरफ आ गई। तुमने कैसे सोच लिया कि बाबा जान नहीं आएंगे? बस मैं जानती हूँ, बेकार अंदाजे मत लगाओ। उन्होंने इसे डांट दिया, फिर इसकी सूरत देखकर प्यार से बोले, परेशान क्यों होती हो? अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं इन्हें मना लूंगा। आप मनाते कहाँ हैं? आप तो धांधली करते हैं। इसने बच्चे की तरह मुंह बनाया तो वो रोब से बोले, मैं जो भी करूं, मगर तुम आज ही बाबा जान को एग्जीबिशन के बारे में बताओगी, नहीं तो मैं बता दूंगा। बस एक हफ्ता ही रह गया है। आदि भाई, बाबा मना कर देंगे। इसने फिर वही बात दोहराई तो नूरुल हुदा झंझला गए। एक तो तुम्हारी सुई कहीं भी अटक जाती है। अब जाओ, जरा चाय का बंदोबस्त करो
और चाय खुद ही बनाना। तुम्हारा चहीता बहादुर तो जोशानदा सामने रख देता है। वो होंठ काटती किचन में चली गई तो वो बिल बाहर लॉन में आ गए। कुछ खास खबर छपी है? चेयर पर बैठते हुए उन्होंने शाम का अखबार देखते पापा जान से पूछा। खुद ही देख लो। उन्होंने अखबार नूरुल हुदा की तरफ बढ़ाया, जिसे पकड़ने के लिए नूरुल हुदा ने हाथ भी नहीं बढ़ाया, और कहा, जरा देर में चाय आने वाली है और मलिहा कहती है खाने पीने के वक्त अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, भूख खत्म हो जाती है। बहुत मानते हो इसकी? अखबार वाला हाथ नीचे करते हुए वो बोले तो नूरुल हुदा ने मुस्कुरा कर सर झुका दिया। तुम्हें मलिहा कैसी लगती है? ये सवाल इस कदर अचानक था कि नूरुल हुदा भी गड़बड़ा गए और बौखलाहट में कुछ बोल ही ना सके। तो इन्हें देखने लगे। मैंने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था, मगर कुछ दिन पहले ये ख्याल मेरे जहन में आया कि क्यों ना तुम दोनों की शादी कर दी जाए। बाबा जान ने धमाका ही कर दिया था। नूरुल हुदा तो पहले गड़बड़ाए हुए थे, अब तो बिल्कुल ही सटपटा गए। बाबा जान रुके नहीं, कहने लगे, यूं तो शायद मैं इस बारे में कभी सोचता भी नहीं, मगर मैंने महसूस किया कि तुम दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोस्ती भी है। फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहता हूँ। नूरुल हुदा आप समझ चुके थे, मगर अपनी दो टोक फितरत के बावजूद वो बाबा जान के सामने मलिहा के बारे में ऐसी बात करने से हिचकिचा गए। बाबा जान ने भी इनके गुरेज को समझ लिया था। मैं तुम्हारी हिचकिचाहट समझ सकता हूँ। बेशक मलिहा मेरी बेटी है, लेकिन मैंने भी तुम्हें हमेशा अपना ही बेटा समझा है, और बेटा बाप के सामने अपने दिल की हर बात कह सकता है। बोलो, विल यू लाइक हर? आई लव हर। बाबा जान की बात से तबकियत पाकर वो अपनी फितरी अंदाज में बेझिझक बोले थे। बाबा जान हैरान हुए बगैर मुस्कुरा दिए, मगर इनकी मुस्कुराहट से नर्वस हुए बगैर उन्होंने अगले ही पल कहा, मगर इसके बावजूद मैंने मलिहा से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। अब वो कुछ हैरान हुए थे। मोहब्बत करते हो फिर भी शादी के बारे में नहीं सोचा? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मलिहा ऐसा नहीं सोचती। नहीं सोचती, मगर सोच तो सकती है। वो एक पल को खामोश हो गए, फिर कहा, वो मेरे और अपने मौजूदा रिश्ते से मुतमईन है, और मुझे नहीं लगता इसे इस रिश्ते में किसी कमी या गुंजाइश का एहसास होता है। इसे एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत सादा और मासूम है, फिर कम उम्र भी है, और इसीलिए इन बातों की तरफ इसका ध्यान नहीं है। मगर बच्ची भी नहीं है, ध्यान दिलाया जाएगा तो गुंजाइश भी निकल आएगी। बाबा जान चुप हुए तो नूरुल हुदा ने कहा, ठीक है, मगर पहले आप मलिहा से इसकी मर्जी मालूम कर लीजिए। लेकिन बाबा जान, अगर वो इनकार कर दे तो प्लीज इसे मजबूर मत कीजिएगा। बाबा जान ने इनकी तरफ गहरी नजर डाली। वो अगर ना कर देगी तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? उन्होंने बाबा जान को देखा और एक बेनाम मुस्कुराहट इनके चेहरे पर आ गई। दुख तो होगा, मगर मैं मलिहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो अपनी बात कहकर अभी चुप ही हुए थे कि हाथ की पुश पर एक रेशमी एहसास ने इन्हें चौंका दिया। सर उठाकर देखा तो मलिहा चाय की ट्रे टेबल पर रख रही थी, और झुकने की वजह से इसका दुपट्टा कंधे से फिसल कर इनके हाथ पर आ गिरा था। मलिहा इस बात से बेखबर थी कि इनके और बाबा जान के बीच क्या बात चल रही थी, मगर इसने नूरुल हुदा का आखिरी जुमला सुना था, और जिसे सुनकर इसके होंठों पर नर्म सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बेड संभालते हुए इसने एक कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर ठीक इसी वक्त उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार अपने और मलिहा के बीच तान दिया था। ये अपने चेहरे के तासुरात को छुपाने की एक लाशऊरी कोशिश थी। वो नहीं चाहते थे कि मलिहा इनके चेहरे से इनकी और नूरुल हुदा की बातचीत का मफहूम अखज़ कर ले, मगर इनकी लाशऊरी हरकत मलिहा को ताज़ियाने की तरह लगी। तहकीर के शदीद एहसास ने इसकी हसियात ही सल्ब कर ली। नूरुल हुदा को भी बाबा जान का ये अंदाज बहुत बुरा लगा था। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? उन्होंने बाबा जान को मलिहा की तरफ जबरदस्ती मुतवज्जह किया। टेबल पर रख दो बेटा। के कप फिर से अखबार में गुम हो गए। मलिहा ने कप इनके सामने रखा और कुर्सी पर बैठ गई, मगर वो चुप सी हो गई थी। इसकी खामोशी को महसूस करके नूरुल हुदा इससे यहाँ वहाँ की बात करने लगे। इनकी बातों से वो वाकई बहल गई थी। फिर इसे याद आया जो नूरुल हुदा ने इसके किचन के दरवाजे पर कहा था, मगर शायद अब खुद भूल चुके थे। इसने सोचा बाबा जान से बात करें या ना करें। फिर बात करने का सोचकर वो अपनी जगह से उठी। बाबा जान इसके सामने टेबल की दूसरी तरफ बैठे थे। वो घूमकर इनके पास आई और घास पर घुटने टिकाकर बैठती इनके घुटने पर हाथ रखकर देखने लगी। बाबा जान ने अखबार से निगाह हटाकर इसे देखा। बाबा जान,
आर्ट्स काउंसिल नो आमोज मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नुमाइश करवा रही है। मैंने भी अपना नाम दिया था और पता है मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है। आप आएंगे ना? जोश में बोलते इसने आखिरी जुमले आजी से अदा किया। तुम जानती हो कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं है, मगर थोड़ी देर को तो आ सकते हैं ना? बाबा जान, ये मेरी पहली एग्जीबिशन है और इसी बहाने से आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं इस बार मैंने स्टिल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा से स्केप्स भी बनाए हैं और कैलीग्राफी तो मैंने पहले बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कैनवस बनाए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज एक नशिश तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं, लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊंगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी पुरहुजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारने का घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। वो अपनी बात कहकर उठे और अंदर चले गए। मलीहा की आंखों में कुछ चुभने लगा था। ऐसे में अपने हाथ की पुष्प पर नूरुल हुदा के मेहरबान हाथ के लम्स को महसूस करके इसे लगा वो रो पड़ेगी और वो रोना नहीं चाहती थी, इसलिए इनकी तरफ देखे बगैर उठकर अपने कमरे में आ गई। आपको इसे मना नहीं करना चाहिए था। वो कुछ देर बाद फ्रेश होकर नूरुल हुदा की तलाश में बाहर जाने के लिए लाउंज में आई तो स्टडी से आती इनकी आवाज सुनकर रुक गए। मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मलिहा ने स्टडी में झांक कर देखा। बाबा जान टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे थे और नूरुल हुदा टेबल के सामने खड़े इनसे उलझ रहे थे। आपको अंदाजा है बाबा जान, आपने मलिहा को किस कदर हर्ट किया है? वो अचानक ही कितनी चुप सी हो गई थी। आपको थोड़ा सा ख्याल तो करना चाहिए। वो बहुत हसास तबीयत की लड़की है। बाबा जान को इनका जिरह करना अच्छा नहीं लगा था। वो कदरे सख्त लहजे में बोले, तुम मलिहा के मामले में कुछ ज्यादा ही हसासियत का मुजाहरा कर रहे हो नूरुल हुदा, वरना मलिहा तो इतनी एहसास नहीं है। मैंने कभी इसे जज्बातियत का मुजाहरा करते नहीं देखा। और जिसे तुम इसकी नाराजगी समझ रहे हो वो चुप दरअसल इसलिए थी कि मलिहा मेरी बात और मेरे मिजाज को अच्छी तरह समझती है और उसे ये भी पता है कि बहस मुझे पसंद नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो किसी की गुंजाइश के बगैर बोले थे। नूरुल हुदा बाहर निकले तो मलिहा दरवाजे पे खड़ी थी। वो उससे कुछ कहे बगैर अपने कमरे में जाने लगे तो मलिहा ने पीछे से इन्हें पुकारा, हादी भाई, आप दोबारा बाबा जान से इस बारे में बात नहीं करेंगे? क्यों? उन्होंने मुड़कर कहा तो वो अजीब से लहजे में बोली, आपने सुना नहीं, मैं बाबा जान के मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ। नूरुल हुदा के लाशऊर में कोई स्पार्क हुआ था। वो 2 कदम इसके करीब आकर बोले, बाबा जान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मगर परवाह नहीं करते। अपने आप ही इसके लहजे में शिकायत दर आई तो नूरुल हुदा ने इसे समझाना चाहा, भला वो तुम्हारी परवाह क्यों नहीं करेंगे? मैंने इनसे ये सवाल कभी नहीं पूछा। अगर कभी आपको मौका मिले तो मेरी तरफ से बाबा जान से पूछ लीजिएगा। देखो तुम, बस हादी भाई, उसने हाथ उठाकर इन्हें चुप करा दिया। अब आप इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना मुझसे और ना बाबा जान से। वो इसकी बात का बुरा मनाए बगैर इसे देखकर सताइश से बोले, जबरदस्त भाई, आज लगा कि तुम बाबा जान की बेटी हो। मलिहा जानती थी कि वो इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हल्के से मुस्कुरा दी। नुमाइश से पहले एक छोटी सी इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया था जिसमें मुल्क के नामवर मुसव्विर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। वो तकरीब कर चुके तो मुंतजिमीन में से कोई साहब माइक पर आए और इख्तितामी अल्फाज के साथ तकरीब खत्म करते हुए मेहमान खुसूसी से रिबन काट कर नुमाइश की बाकायदा आगाज करने की दरख्वास्त की। नूरुल हुदा को आर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो मलिहा के साथ थे। हॉल में शायकीन के अलावा सहाफियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी जो मुसव्विरों से इंटरव्यू भी ले रहे थे। कुछ सहाफियों ने मलिहा से भी चंद सवालात किए। वो इनसे बातें कर रही थी कि नूरुल हुदा के कान में बोले, जरा साइड में आकर बात सुनना। वो एक निस्बतन अलग थलग गोशी की तरफ आ गए। मलिहा भी सहाफियों से माजरत करती इस तरफ आ गई। कहिए मलिहा, मुझे जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है, इसने फौरन ही मना कर दिया। मलिहा, समझने की कोशिश करो। फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और मुझे रोजाना 1.5-2 घंटे वहां देने ही पड़ते हैं। मलिहा का दिल तो नहीं चाह रहा था कि नूरुल हुदा जाए, मगर इनकी मसरूफियत का भी इसे अंदाजा था, इसलिए बादल नख्वास्ता इजाजत देते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मगर 4 बजे तक आ जाइए। कहीं मैं घर जाने के लिए आपका इंतजार ही करती रह जाऊं।
3 बजे ही आ जाऊंगा। वो इजाजत मिलने पर खुश होकर बोले, फिर संजीदा होते हुए बोले, लेकिन तुम नाराज तो नहीं हो? इसे हंसी आ गई। नहीं बाबा, नाराज क्यों होंगे? क्या मुझे आपकी मसरूफियत का इल्म नहीं? लेकिन आप मेरी नाराजगी के ख्याल से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं आपसे कि कभी नाराज नहीं होंगी? सोच रहा हूँ लिखवा ही लूं, क्या पता किसी दिन तुम नाराज ही हो जाओ। वो भी मजाक से बोले, फिर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो मलीहा का सर थपक कर चले गए तो मलीहा भी अपने ब्लैक साड़ी का पल्लू ठीक करती कोने से निकल आई। कैमरे का फ्लैश चमका था। अभी तक कई सहाफी मलीहा की तस्वीर खींच चुके थे, इसलिए इसने ध्यान नहीं दिया। फ्लैश फिर चमका, तीसरी बार, चौथी बार। जब पांचवी बार फ्लैश चमका तो मलीहा ने चेहरे पर आए बाल समेटते हुए इस तरफ देखा और तेज रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया गईं। रोशनी की बादल छटे तो मलीहा वजदान को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। वजदान कैमरे का स्ट्रिप गले में डालकर इसके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ, वो कहकर चुप हो गई तो वजदान कहने लगे, इखलाकन तो आपको भी मेरा अहवाल दरियाफ्त करना चाहिए, पर छोड़िए, इन रस्मी बातों में क्या रखा है। सही कह रहे हैं, वो शर्मिंदा हुए बगैर बोली। वो महजूज होकर हंसता इसके पीछे दीवार पर लगी तस्वीर को देखने लगा। मलीहा, इसने पहली बार मलीहा को इसके नाम से पुकारा था। जी। वो सहरजदा सी इसकी चौड़ी पूछ को देख कर बोली। वजदान ने पलटकर इससे पूछा, ये तस्वीर आपने बनाई है? मलीहा ने एक नजर इस पेंटिंग को देखा और कहा, हाँ। फिर पूछने लगी, कैसी है? इसके पूछने पर वजदान गौर से इस पेंटिंग को देखने लगा। पेंटिंग क्या थी? लगता था इस 3 फुट लंबे और 1.5 फुट चौड़े फ्रेम में दर्द की अजियतनाक कैफियत मुंजमद होकर रह गई थी। खुश्क जमीन पर उभरी लकीरें इसकी प्यास की गवाह थी और एक सूखा दरख्त जिसकी खूब फैली बंजर शाखों पर कोई खुश्क पत्ता तक नहीं था, मुर्दा जमीन के सीने पर यूं गड़ा था जिसे खुद अपने ही हाल पर नोहे के ना हो। दूर तक फैला नीला आसमान एकदम साफ था, जिस पर सूरज पीले रंग के थाल की मानंद दहक रहा था। तहद्दे निगाह फैली इसने मंजर की वीरानी को और भी गहरा कर रहा था। वो अकलौता जीरू जो इस सूखे दरख्त की छांव में बैठा था, इसके सादा कपड़ों पर मुसाफतों की गिर्द जमी थी। इसके बाल लंबे और गिर्द आलूद थे, फिर तरतीब धाड़ी जार की मानंद लग रही थी। इसका एक हाथ जमीन पर बिछी टांग की रान पर था, जबकि दूसरा मोड़कर खड़ी की हुई टांग के घुटने पर। सर पीछे तने से टिकाकर आंखें बंद किए वो तपती जमीन पर इतनी सुकून से बैठा था जिसे सदियों से इसी हाल में और सदियां इसे आलम में गुजार देगा। इसके चेहरे के मबहूम नकूश से कर्ब वसीयत की अजीब सी कैफियत जल झलक रही थी। एक गहरा सांस भरकर वजदान ने खुद को नामालूम कैफियत से आजाद करते हुए तस्वीर का कैप्शन पढ़ा, इश्क आतिश। एक सर्द लहर वजदान ने अपने वजूद में उठती महसूस की। इश्क का ये चेहरा इसके लाशऊर को खौफजदा कर गया था। पेंटिंग तो अच्छी है, लेकिन आपने इश्क को इतने दर्दनाक अंदाज में क्यों पेंट किया है? इसने आखिर पूछ ही लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पेंटिंग को देखकर वजदान के दिलो दिमाग लरस गए थे। इश्क अव्वल व आखिर दर्द है। दर्द ही क्यों? मलीहा के जवाब पर वजदान ने कहा, किसी को चाहने का एहसास जिंदगी को रोशनी से भर देता है, जिसके हर रंग में नई उम्मीद छुपी रहती है, और जहाँ उम्मीद हो वहाँ दर्द का क्या काम? मलीहा इसे देख रही थी। वो चुप हुआ तो नर्म मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, वो मोहब्बत है वजदान, जिसकी रोशनी से उम्मीद के रंग फूटते हैं। इश्क मोहब्बत की इंतहा है जिसकी जुस्तजू हर कोई नहीं कर सकता। ये वो आग है जो हर भट्टी में सुलगाई नहीं जाती। इश्क हासिल नहीं, ला हासिल का जुनून है। ख्वाहिश ना तमाम इश्क का जन्म ही जुदाई की कोख से होता है, और भला जुदाई राहत दे सकती है? जुदाई तो दर्द देती है, और जब ये दर्द लहू बनकर जिस्म में बहता है तो फिर कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। इश्क वो आग है जो जलाए तो राख नहीं करता, फना कर देता है। वजदान इसकी आवाज में कहीं खो सा गया था। इसके लहजे में आई तपिश को महसूस करके चौंका। आप ठीक तो हैं? मलीहा ने इसे देखा और रुख फेर लिया। मैंने कभी आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। कुछ देर बाद मलीहा ने इसकी थकी थकी सी आवाज सुनी तो इसकी तरफ देखा। वो सर को झुकाए धीमे से बोल रहा था, पर लगता है अब मैं आपको डिस्टर्ब करने लगा हूँ।
अगर ऐसा है तो बस एक बार कह दे, मैं दोबारा कभी आपके सामने आने की जरूरत नहीं कर दूंगा। फिर वो जरा सा हंसा। मैंने यूं ही भी आपसे मिलने के लिए कोई भी लाशऊरी कोशिश नहीं की। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप आफाक की कजिन हो सकती हैं, और आज भी आफाक और साजिद जबरदस्ती मुझे साथ ले आए थे, और आपको देखने से पहले मुझे गुमान भी नहीं था कि आप मुझे यहाँ मिल जाएंगी। आफाक भाई यहाँ? हैरान होकर इसने अपने आसपास देखा, मगर फौरन ही पहचान की आवाज पर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मगर आपका इंतजार मैंने हर रोज किया, वहीं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर मैंने हर सुबह दुआ करता कि आज मेरा इंतजार खत्म हो जाए, और हर शाम सोचता कि आपका इंतजार जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगा, लेकिन आपको गवारा नहीं। तो वादा करता हूँ कभी इन रास्तों पर पाँव नहीं रखूंगा जिन पर आपको गुजरना होगा, और सरे राह मुलाकात भी हुई तो आपका रास्ता नहीं रोकूंगा। वो मुंतजिर निगाहों से इसे देखने लगा। मलिहा ने निगाह चुरा कर रुख भी मोड़ लिया। बलिदान को अचानक ही शदीद थकन का एहसास हुआ था। वो बोझल से अंदाज में पलटा और जाने लगा। आप एक बार और लाइब्रेरी जा सकते हैं। बलिदान ठटक कर रुका और फिर एड़ी के बल घूम गया। वो अब भी रुख मोड़े फर्श पर लगे टाइलों को देख रही थी। बलिदान को अपनी समातों पर शुबा सा हुआ। क्या कहा आपने? मलिहा ने इसे देखा और जेर लब मुस्कुराहट के साथ बोली, कल सुबह 10 बजे। और वो निहाल हो गया। मैं सारा दिन आपका इंतजार करूंगा, आपको जब वक्त मिले आ जाइएगा। इसकी आंखों से झुकने वाले वाल्हानापन से छटपटा कर मलिहा ने चेहरा मोड़ते काउंसिल के मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पहने एक शख्स को इशारे से पास बुलाकर पेंटिंग उतारने को कहा। फिर इस पेंटिंग को लेकर मलिहा ने बलिदान की तरफ बढ़ाई। ये लीजिए, मेरी तरफ से तोहफा है। इश्क आतिश। मलिहा के हाथ से पेंटिंग पकड़ते बलिदान ने मायने खेजी से कहा, तो वो हया से सुर्ख होती इसके सामने से हट गई। 4 बजे वो नूरुल हुदा के साथ कसर फारूकी के लाउंज में दाखिल हुई तो बाबा जान के साथ मलिक नासिर पहले से मौजूद थे। नूरुल हुदा को शतरंज खेलने का तो कोई शौक नहीं था, मगर देखने का शौक जरूर था। वो वहीं बैठकर इन दोनों को शतरंज खेलते देखने लगे। मलिहा अलबत्ता सलाम दुआ के बाद जल्द ही उठ गई थी। अपने कमरे में आकर इसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए। खुले बालों को जूड़े की शक्ल में लपेट कर नंगे पांव कमरे में चक्कर काटने वाले मलिक नासिर के जाने का इंतजार कर रही थी। हालांकि वो जानती कि इंतजार फजूल है। मलिक अंकल रात के खाने के बाद ही जाएंगे। फिर भी वो टहलती रही। शाम ढल चुकी थी जब मलिहा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला है, इसने कहा। फिर बहादुर को आते देखकर वो बेड पर उठ बैठी। बीबी साहब, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है, इसने कहा और पूछा, अच्छा सुनो, मलिक अंकल चले गए या अभी बैठे हैं? चले कहाँ जाएंगे जी, अभी तो बैठे हैं, खाना खाएंगे फिर चाय पी कर जाएंगे। वैसे एक बात बताएं बीबी साहब, ये मलिक साहब बिल्कुल ही वेले हैं। वो हंस पड़ी, फिर हंसी रोककर संजीदगी से बोली, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। वो जाने लगा तो मलिहा ने इसे रोक कर कहा, और सुनो, जब अंकल चले जाएं तो मुझे बता देना। वो सर हिला कर चला गया। ईशा की नमाज पढ़कर वो बेड पर आ बैठी, फिर उठी और बालकनी में आ गई। न जाने कितनी देर गुजर गई थी कि दरवाजे फिर बजा। इस बार भी बहादुर था। इसने मलिक नासिर के जाने का बताया। ठीक है, तुम जाओ। इसे भेजकर मलिहा बाथरूम में गई। मुंह पर पानी के छींटे मारकर कमरे में आई, बालों को सुलझाकर क्लिप किया और कमरे से बाहर आ गई। बाबा जान के कमरे के दरवाजे की नोक पर हाथ रखे वो एक पल को हिचकिचाई, फिर दूसरे ही पल खुद को मजबूत करते इसने दरवाजा खोला और कमरे में आ गई। बाबा जान आतिशदान के साथ रखी रॉकिंग चेयर पर आंखें बंद किए नीम दराज थे। मलिहा जानती थी वो सो नहीं रहे हैं, ये इनकी आदत थी। वो जब भी किसी गहरी सोच में होते यूं ही आंखें बंद करके रॉकिंग चेयर पर नीम दराज हो जाते। मलिहा इनके सामने कुशन पर बैठ गई। बाबा जान। अपने हाथ पर मलिहा का हाथ का लम्स और फिर उसकी आवाज सुनकर बाबा जान ने आंखें खोलकर इसे देखा, फिर पूछा, क्या बात है? बाबा जान, वो मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। वो अटक कर बोली। बाबा जान ने खुशगवारियत से कहा, कमाल है, मैं भी कुछ दिनों से एक बात तुमसे करना चाह रहा हूँ, पर समझ नहीं पाता कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है? इसने पूछा। नहीं, बाबा जान बोले, बात करने की हिम्मत पहले तुमने की है, इसलिए पहले तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। वो सोच कर आई थी, बहरहाल मैं इनसे बात करके रहेगी, पर अब गड़बड़ा गई थी वो। बाबा जान, मैं इतना बोल कर ही वो हाँफने लगी,
तो बाबा जान ने अपना हाथ पर रखा और इसका हाथ थाम कर हौसला देने से अंदाज में कहा, बोलो मलीहा, क्या बात है? बाबा जान, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। आखिर इसने कह ही दिया। किससे? वो हैरत से बोले। तवक्कुफ के बाद इसने कहा, वजदान मुस्तफा से। बोलने के साथ ही इसने अपने झुके हुए सर को कुछ और झुका लिया। बाबा जान की पेशानी पर सलवटें उभर आई थी। ये वजदान मुस्तफा कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? मैं इससे लाइब्रेरी में मिली थी। मलीहा की झुकी पलकें, रुका रुका अंदाज। बाबा जान ने बहुत कुछ अखज कर लिया था। गैर महसूस अंदाज में मलीहा का हाथ छोड़ते हुए वो पथरीले लहजे में बोले, मुझे इससे क्यों मिलवाना चाहती हो? वो बोली तो आवाज कुछ और भी धीमी हो गई। बाबा जान, मैं इससे। मगर हजार कोशिशों के बाद भी मोहब्बत का लफ्ज शर्म ने जुबान पर आने नहीं दिया, तो जुमला ही बदलते हुए कहा, वो मुझसे शादी करना चाहता है। और आंखें मीचे इनके रद्द अमल का इंतजार करने लगी। फिर मलीहा ने इनकी आवाज सुनी, जाओ, जाकर सो जाओ। मलीहा ने आंखें खोली और सर उठाकर इन्हें देखा और ख्वाहिश की काश कभी न देखा होता। इनका चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त और बेजान था, लेकिन आंखें आग उगल रही थी। बेदम सी पुकार की सूरत इसकी जुबान से निकला, बाबा जान, जाओ। वो कठोरपन से बोले। मलीहा तड़प उठी। बाबा जान, मेरी बात तो सुने। इसने बाबा जान का हाथ थाम कर कुछ कहना चाहा, पर बाबा जान ने बेदर्दी से इसका हाथ झटक कर काटदार आवाज में बोले, मैं एक लफ्ज और सुनना नहीं चाहता, ना तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ। चली जाओ यहाँ से। मलीहा को लगा किसी ने इसके जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो दर्द से बिलबिला उठी। बाबा जान, आप एक बार इससे मिल तो लें, वो बहुत अच्छा है। मलीहा, हट जाओ मेरे सामने से। मलीहा ने जिंदगी में पहली बार इनकी पुरजलाल आवाज की गूंज सुनी थी। वो झटके से हटा कर खड़े हुए। मलीहा इनके पांव पकड़कर रो पड़ी। ऐसा मत करे बाबा जान, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि इसे भूल जाऊं। मलीहा को लग रहा था आतिशदान में जलती आग ने इसके बदन में रास्ता बना लिया है और अब इसका अंदर सूखी लकड़ी की तरह जल रहा है। वो दोनों हाथ पुष्प पर बांधे शान से सर उठाए खड़े थे। इनके चेहरे पर पड़ते शोलों के अक्स ने इन्हें चट्टान जैसी सख्ती दे रखी थी और इनके पैर पकड़कर इनके घुटने से पेशानी टिका के रोती मलीहा खाक होती जा रही थी। तुम मुझे भूल जाओ, वो कितने आराम से कह रहे थे। मलीहा रोना भूल गई। इसने सर उठाकर इनकी तरफ देखा और सरगोशी जैसी आवाज में फरियाद की, मैं मर जाऊंगी बाबा जान। मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा, लेकिन अगर नाफरमानी करोगी तो मरते दम तक तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। इसके रहम की आखिरी अपील भी बेरहमी से मुस्तरद हो गई। मलीहा को अचानक ही लगने लगा कि हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। आखिर वो अपनी नीम जान वजूद को संभालते हुए उठी और शिकस्ता कदमों से अपने कमरे में आ गई। दरवाजे को अपने पीछे बंद करते वो वहीं दरवाजे के पास गिर सी गई। इसकी आंखों से आंसू एक तवातर से टूट टूट कर गिर रहे थे, मगर वो बेनियाजी से लब बेचे साकित बैठी थी। रात गुजर चुकी थी और फजर की अजान आवाज सुनाई दे रही थी। मलीहा सीधी होकर बैठी इतने गौर से अजान के अल्फाज सुनने लगी जिसे पहली बार सुन रही हो। एक अदालत ऐसी है जहां से मेरी रहम की अपील मुस्तरद नहीं की जाएगी। एक उम्मीद ने इसके मुर्दा जिस्म में जान डाल दी थी। वो उठी मगर लड़खड़ा गई। सारी रात एक ही जाफिये से बैठे इसका जिस्म अकड़ गया था। वो फिर उठी। इस बार इसके कदमों ने भी इसका साथ दिया था। वजू करके वो जाए नमाज पर खड़ी हो गई। नमाज तो वो हर रोज 5 बार पढ़ा करती थी, मगर इतने खुशू खजू के साथ पहली दफा पढ़ रही थी। वो फर्जों की दूसरी रकात में थी कि दस्तक के बाद कोई दरवाजा खोलकर कमरे में आ गया। नमाज खत्म करते हुए मलीहा ने दाएं जानिब सलाम फेर कर बाएं तरफ गर्दन को मोड़कर सलाम फेरा तो नजर सिया पट्टियों वाली चप्पलों में मुकीद सुर्ख और सफेद पैरों पर रुक गई। आज से 3 दिन बाद यानी जुम्मे के रोज तुम्हारा नूरुल हुदा के साथ निकाह है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो आज और कल में मुकम्मल कर लेना। ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है। तुम्हारे ननियाल वाले होंगे और मेरे कुछ दोस्त, शायद कुछ मेहमान नूरुल हुदा के भी होंगे।
तुम जिनको बुलाना चाहो इनके नामों की फहरिस्त बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। रात आजमाइश और सुबह सजा लेकर आई है। इसने सोचा और दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक आंसू इसके गाल पर बह गया। बाबा जान एक नजर इसकी खामोशी को देखकर कमरे से बाहर आ गए, फिर सीढ़ियां उतरकर हाल के दरवाजे से बाहर लॉन में निकल आए। नूरुल हुदा अपनी रूटीन के मुताबिक ट्रैक सूट पहने एक्सरसाइज के लिए लॉन में आए तो बाबा जान को इस वक्त वहां देखकर हैरान से इनके पास आ गए। क्या बात है बाबा जान, आज सुबह सुबह लॉन में नजर आ रहे हैं? क्या आर्मी लाइफ का शेड्यूल दोबारा से शुरू करने का इरादा है? वो खुशदिली से मजाक करते हुए बोले, मगर बाबा जान के चेहरे पर फुंदी संजीदगी में कोई कमी नहीं आई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ नूरुल हुदा, बल्कि यूं समझो मैं एक फैसला कर चुका हूँ, तुम्हें इसकी इत्तला दे रहा हूँ। कहिए बाबा जान। मैंने तुम्हारी और मलिहा की शादी तय कर दी है। नूरुल हुदा आखिर इंसान ही तो थे जिनके सीने में दिल भी था और इस दिल में जज्बात भी। मलिहा की बेतकल्लुफी और बेसाख्ती के बावजूद कभी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुए। इन्हें मालूम था वो मलिहा के लिए कभी भी खास नहीं बन सके, मगर मलिहा तो इनके लिए खास थी। ये सच था कि उन्होंने मलिहा को पाने की ख्वाहिश कभी नहीं की थी, लेकिन वो बिन मांगे इन्हें मिल रही थी। वो खुश कैसे ना होते, मगर पापा जान के सामने खुशी का इजहार कर नहीं सके। लेकिन जब उन्होंने कहा जुम्मे की शाम तुम दोनों का निकाह कर दिया जाएगा और हफ्ते को वलीमा, इसके बाद मैं चाहता हूँ तुम दोनों कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाओ, वहाँ घूम फिर आना। तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सके। जुम्मे को? यानी सिर्फ 3 दिन बाद? बाबा जान इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं, मेरे फैसले की है, वो अपने मखसूस अंदाज में बोले, और मैं अपनी औलाद से इस बात की तवक्को करता हूँ कि वो मेरे फैसले को मानेगी। फिर कुछ नरम पड़ते हुए कहा, सीधी सी बात है नूरुल हुदा, लड़का और लड़की घर में ही हैं और कल में किसी भी वक्त पढ़वाए जा सकते हैं, तो फिर इंतजार किस लिए? आप मलिहा की मर्जी मालूम कर चुके हैं? उन्होंने तजबजब से पूछा। मैं अभी इसी के पास से आ रहा हूँ। ये मुबहम जुमला इनके लिए जिंदगी का वाज़ेह पैगाम था। वो बेख्तियार बाबा जान के गले लग गए। बिना मांगे ही जिंदगी ने आज वो दिया है कि सारी उम्र शुक्र में गुजरेगी। बोलने के बाद इन्हें ध्यान आया कि किससे क्या बोल गए हैं। इनसे अलग होकर वो खजालत से सर खुजाने लगे तो बाबा जान एक मुस्कुराती निगाह इन पर डालकर आगे बढ़ गए। उन्होंने बाबा जान को जाते हुए देखा और गहरी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर फैल गई। इंसान बहुत जल्दबाज है। कभी तो समंदर की बेरहम मौजों का मुकाबला करते अचानक किनारा नजर आ जाए तो इसे नजर का धोखा समझकर खुद को लहरों के हवाले कर देता है और ये तहकीक भी नहीं करता कि वो जहाँ डूबा वहाँ साहिल था। और कभी सहरा में चमकती रेत को पानी समझकर झुलसती रेत में दौड़ना चला जाता है, ये सोचे बगैर कि आबला पाई का ये सफर तिश्नगी को बढ़ा तो ना देगा। मगर हर गलती नजरअंदाज नहीं की जाती, कुछ गलतियों पर सजा भुगतनी पड़ती है। नूरुल हुदा को भी इस एक मुस्कुराहट का खमियाजा तमाम उम्र अदा करना था। 8 बजते ही मलिहा ने सुमेरा को फोन कर दिया और छूटते ही कहा, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाओ। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो हैरान थी। मलिहा झंझला गई। सवाल मत करो, बस फौरन घर आ जाओ। मगर मलिहा कुछ बताओ तो सही, बताने के लिए तो बुला रही हूँ। इसकी आवाज में नमी महसूस करके सुमेरा परेशान हो गई थी, मगर खुद को काबू में रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत होना। 15 मिनट बाद ही सुमेरा मलिहा के कमरे में थी और मलिहा की जुबान से सब हाल सुनकर वो वाकई बौखला गई थी। तुमने को तो कहा था तुम नूरुल हुदा से मोहब्बत करती हो, तो ये वजदान बीच में कहाँ से आ गया? वो आजी से बोली, वो तो मैं अब भी कहूंगी कि मुझे हादी भाई से मोहब्बत है, मगर अपनी जिंदगी में सिर्फ वजदान के साथ गुजारना चाहती हूँ। तो मेरा ने सर पकड़ लिया। अपने बाबा जान को तुम मुझसे बेहतर जानती हो, इनकी जिद मिसाली है, वो अपना फैसला बदल लेंगे, ऐसा तो सोचना भी फजूल है। वो किसी के समझाने से समझने वाले नहीं है, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम तो कुछ समझदारी से काम लो। इसने बेड पर घुटनों पर सर दिए बैठी मलिहा से कहा, फिर इसके करीब पेट पर बैठकर इसे समझाने लगी, देखो मलिहा, सच तो यह है कि नूरुल हुदा और वजदान का कोई मुकाबला ही नहीं, बल्कि गैर जानिबदारी से अगर देखो तो नूरुल हुदा वजदान से कहीं ज्यादा बेहतर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एमबीए किया है, किस कदर जमीन जायदाद के मालिक हैं, शायद इन्हें भी ठीक से अंदाजा ना हो। और क्या गजब की पर्सनैलिटी है। मैंने ऐसा खूबसूरत मर्द अपनी जिंदगी में कोई और नहीं देखा। फिर वो कोई अनजान तो नहीं है? 2.5-3 महीने से तुम दोनों एक साथ,
एक छत के नीचे रह रहे हो, इनकी हर अच्छी बुरी आदत से तुम वाकिफ हो और रुखसत होकर भी तुम्हें कहीं और नहीं जाना। शादी के बाद भी तुम अपने इसी घर में रहोगी। सबसे बढ़कर ये कि नूरुल हुदा को तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने खुद देखा था शादी के बाद जब वो तुम्हें लेने आए थे तो इस तरह तुम्हारा ख्याल कर रहे थे जैसे तुम कांच की गुड़िया हो। और वजदान क्या है, सिर्फ एलएलबी ही तो है किया है, अभी तो इसे अपना करियर बनाना है। स्टेटस अच्छा है मगर नूरुल हुदा की तरह करोड़ों का मालिक तो वो नहीं। पर्सनालिटी ठीक ठाक ही है मगर नूरुल हुदा की तरह डैशिंग नहीं। वजदान कहीं भी नूरुल हुदा के सामने नहीं टिकता। इसमें है ही क्या जो नूरुल हुदा के सामने टिक पाए। मलिहा ने सुमेरा को देखा और थकी थकी सी आवाज में कहा, इसमें क्या है सुमेरा, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस पल वो मेरे साथ होता है लगता है यही जिंदगी है। इसके लहजे में कोई तो बात ऐसी थी कि सुमेरा ने घबरा कर इसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मलिहा, ये बस कुछ दिन की तकलीफ है, सब्र से झेल लो, फिर देखना नूरुल हुदा कभी तुम्हें तकलीफ होने नहीं देंगे, वो तुम्हें खुश रखेंगे। वो आजी से बोली, मैं जानती हूँ सुमेरा, वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं हादी भाई के साथ खुश ना रहूं मगर जिंदा नहीं रहूंगी। मलिहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। सुमेरा ने इसे शानों से पकड़कर झंझोड़ दिया और मलिहा एकदम ही फूट कर रो पड़ी। सुमेरा ने इसके आंसू पोंछते हुए नरमी से कहा, इस तरह खुद को थकाने का क्या फायदा, संभालो खुद को और जो हो रहा है हो जाने दो। वो अजियत से बोली, हो तो जाने दूं, पर जब मैं खुद को इसके बगैर सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मलिहा प्लीज। सुमेरा ने इसे रोकना चाहा पर वो ख्वाबनाक लहजे में धीरे धीरे बोलती ही रही, जानती हो जब वो मुझे देखता है तो मेरी रूह तक इसके इख्तियार में चली जाती है। इसकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे दिल पर वही की तरह उतरता है। मेरा तो ध्यान इसकी जात से नहीं हटता, मेरी नजर किसी और तरफ कैसे जाएगी। वो मुझसे मांगता तो मैं इनकार कर देती, पर इसने मुझे मुझसे छीन लिया है। मैं तो खुद अपनी ही नहीं रही, किसी और की कैसे हो जाऊं। लेकिन बाबा नहीं समझते, मैं मर जाऊंगी सुमेरा, मैं सचमुच मर जाऊंगी। वो तड़प तड़प कर रो दी, यूं कि इसे गले से लगा कर चुप कराती सुमेरा खुद भी रो पड़ी थी। इसने अपने आंसू साफ किए, फिर इसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोली, ठीक है। वो बेड से उठी और मलिहा को भी हाथ पकड़कर अपने साथ उठाते हुए बोली, उठो और चलो मेरे साथ। मुझे पता है मोहब्बत करना और फिर छोड़ देना दोनों ही बातें तुम्हारे लिए आसान नहीं। मैं अब्बू और चाचू को सब बता देती हूँ। अब्बू तो यूं भी वजदान को बेटा मानते हैं, वो जरूर फूफा जान को मना लेंगे, और बिलफर्ज नहीं भी मना सके तो भी तुम पर इनका बहुत हक है। फरियाल फूफो की मौत से हमारे तुम्हारे रिश्ते तो नहीं मर जाते ना। मगर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी और अपना हाथ छुड़ाते इसने तासुब भरी निगाह सुमेरा पर डालकर कहा, बाबा जान ने इसलिए तो मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊं। फिर वो कतईयत से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, न किसी और से मदद मांग कर बाबा जान को शर्मिंदा करूंगी। ये बात बेटी का मामला है, अगर मैं खुद इन्हें नहीं मना सकी तो ठीक, वरना जो वो कहेंगे वही करूंगी। तुम बस इतना कर दो कि बाबा जान से मुझे साथ ले जाने की इजाजत ले लो। मेरा वजदान से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है बाबा जान मुझे अकेले जाने की इजाजत नहीं देंगे। जिस तरह एक रात में उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला किया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि अब इन्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा। वो आखिर में आजारदा सी हो गई थी। सुमेरा ने उलझ कर कहा, तुम क्या करना चाहती हो। वजदान को बाबा के सामने ला खड़ा करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है बाबा जान अगर एक बार भी इससे मिल लेंगे तो मेरा हाथ इसके हाथ में देने पर इन्हें कोई एतराज नहीं होगा। कुछ तो वजदान में ऐसा है कि एक बार जिससे मिल ले इसके दिल में उतर जाता है। वो बहुत यकीन से कह रही थी, ठीक है, मैं फूफा जान से इजाजत लेकर आती हूँ, तब तक तुम जरा कपड़े बदल कर अपना हुलिया ठीक कर लो। सुमेरा ने कहा तो और फिर उठकर बाबा जान के पास आ गई जो इस वक्त स्टडी में मौजूद थे। हालांकि वो सोच कर आई थी कि इनसे क्या कहना है, फिर भी बुरी तरह घबरा रही थी। बाबा जान की शख्सियत ऐसी ही थी कि सामने वाला ख्वाह ही नर्वस हो जाए, और सुमेरा के पास तो नर्वस होने की वजह भी थी। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान, इसने थूक निकल कर सलाम किया।
टेबल की दूसरी तरफ बैठे बाबा जान ने अपने सामने खुले जमीनों के हिसाब किताब का रजिस्टर बंद किया और सुमेरा को अपनी जेक निगाहों की गिरफ्त में लेकर बोले, वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। सुमेरा एक कुर्सी पर टिक गई तो उन्होंने कहा, कैसी हो और घर में सब खैरियत है? जी फूफा जान, अल्लाह का शुक्र है। फिर उन्होंने इतनी सुबह इसकी आमद पर कोई सवाल नहीं किया था, मगर वो खुद ही बताने लगी। 8 बजे मलिहा का फोन आ गया था, कहने लगी जल्दी से घर आ जाओ। यहाँ आकर इसकी शादी का पता चला तो मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। तुम्हें भी मुबारक हो। खैर मुबारक, लेकिन फूफा जान शादी की तैयारी भी तो करनी है, दिन भी तो कितने थोड़े हैं। मलिहा ने फोन पर बता दिया होता तो मैं अम्मी और चची जान को भी साथ ले आती। अब सोच रही हूँ कि आज ही इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती हूँ, कल अम्मी आ जाएंगी तो बाकी की शॉपिंग इनके साथ कर लेंगे। ठीक है। वो इसे गहरी नजरों से खोज रहे थे और सुमेरिया की हथेलियां तक पसीने से भीग गई थी। तो मैं मलिया को अपने साथ ले जाऊं? इसने पूछा। हाँ ले जाओ, और ड्राइवर को साथ जाना। मैं अभी किसी से कहकर गाड़ी तैयार करवा देता हूँ। जी फूफा जान। वो सादतमंदी से गर्दन हिलाकर उठी और जाने लगी। सुमेरा, बाबा जान ने इसे आवाज दी। जी फूफा जान। वो एकदम डर कर पलटी। खरीदारी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है बेटा, उन्होंने कहा। फिर ड्रॉज में से हजार हजार के नोटों की दो मोटी गड्डियां निकालकर टेबल पर रख दी। सुमेरा ने आगे आकर वो गड्डियां उठा ली। पर ख्याल रहे शाम 7 बजे से पहले तुम दोनों घर पहुंच जाओ। शाम को मलिहा और नूरुल हुदा की मंगनी की तकरीब है, मैंने इफ्तिखार से फोन पर बात कर ली है। वो सब लोगों को लेकर शाम में यहाँ आ जाएगा। सुमेरे का जी चाहा सामने वाली दीवार पर जाकर जोर से सर मारे, मगर जब से मुस्कुराकर अल्लाह हाफिज कहती वो मुड़ गई। इसके जाने के बाद बाबा जान ने रिसीवर उठाया और कोई नंबर डायल करने लगे। मलिहा के कमरे में आकर सुमेरा ने सांस छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स किया। फिर मलिहा को देखा, जिसने इसके कहने के बावजूद कपड़े नहीं बदले थे और अभी तक इस जॉर्जेट की ब्लैक साड़ी में थी। बस इतना था कि इसने ऊपर से मैरून शॉल ओढ़ ली थी। अलबत्ता मुंह हाथ धोकर मुंह बाल बना लिए थे। सुमेरा ने इसे ही गनीमत समझा। जब वो गाड़ी में बैठ चुकी तो सुमेरा ने इसे इत्तला दी, शाम को तुम्हारी मंगनी है, फूफा जान सब रिश्तेदारों को फोन करके बता चुके हैं। मुझसे भी कहा है कि शाम 7 बजे तक तुम्हें लेकर घर आ जाऊं। मलिहा ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। कार कसरे फारूकी से निकलकर मेन रोड पर आ गई थी। इस रोड पर आगे जाकर एक जीली सड़क थी। लाइब्रेरी इसी सड़क पर वाक़ थी। मेन रोड पर आते ही वो लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। सुमेरा ने ड्राइवर से कहा, जरा जाकर मालूम तो करो ट्रैफिक क्यों रुका हुआ है। ड्राइवर जी अच्छा कहकर उतर गया। कुछ देर बाद ही वो वापस आ गया। अपनी सीट पर पलट कर इसने कहा, कुछ देर लग जाएगी, आगे किसी मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस वगैरह तो पहुंच गई है, जख्मी को अस्पताल भेजकर पुलिस अपना बाकी काम निपटा कर रास्ता खोल देगी। बार बार बेचैनी से पहलू बदलती मलिहा सुमेरा से बोली, ये ट्रैफिक तो जाने कब खुलेगा, लाइब्रेरी का यहाँ से ज्यादा फासला भी नहीं है, मैं पैदल निकलती हूँ। ठीक है। सुमेरा ने इख्तिलाफ नहीं किया। फिर मलिहा ने ड्राइवर की तरफ रुख किया, तुम सुमेरा को छोड़कर घर वापस चले जाना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। और कार से उतरकर गाड़ियों के बीच से गुजरती फुटपाथ पर आ गई। तेज कदमों से चलते हुए कुछ आगे जाकर इसने एक नजर सड़क पर डाली, जहां बहुत से लोग भीड़ की शक्ल में जमा थे और किसी शख्स को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। रश इस कदर था कि मलिहा सिर्फ जख्मी के पैर ही देख सकी। लाइब्रेरी पहुंचकर मलिहा ने अंदर का एक चक्कर लगाया, फिर बाहर आ गई। इसे वजदान कहीं नजर नहीं आया था। अभी 10 बजने में भी तो आधा घंटा बाकी है, उसने खुद को तसल्ली दी और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करने लगी। पर इसका इंतजार ही रहा। 10 बजे तक तो मलिहा अपने इज़्तिराब को दबाती रही, लेकिन 10 बजते ही इसकी बेचैनी अपने उरूज पर पहुंच गई। आपका इंतजार मैंने हर रोज किया है। इस वक्त तो ये सुनकर मलिहा ने कुछ महसूस नहीं किया, मगर अब समझ आ रहा था इंतजार करना कितना मुश्किल काम है। गेट पर नजर जमाए इसकी आंखें पथराने लगी, जाने कितना वक्त बीत गया था। कोई इससे पूछता तो कह देती सदियां बीत गई हैं। गेट पर खड़ा वॉचमैन और आते जाते लोग इसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। फिर वो सब कुछ फरामोश किए बस वजदान के आने की दुआ मांगती रही। 5 बजते ही वो बेचैन सी उठ खड़ी हुई। लाइब्रेरी की दूसरी जानिब एक जनरल स्टोर था। मलिहा सड़क क्रॉस करती स्टोर में घुस गई। हेलो, चौथी बेल पर फोन रिसीव किया गया। समद, आवाज पहचान कर मलिहा के होंठ बेआवाज हिले थे।
इस वक्त वो सुमेरा के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहती थी। सुमेरा को बुला दे, इसने जल्दी से कहा तो वो इसे होल्ड करने को कहा गया। हेलो। कुछ देर बाद एयरपीस पर सुमेरा की आवाज उभरी। सुमेरा। इतना बोलने में ही मलिहा का गला रुंध गया और इस डर से कि वो रोना पड़े, मलिहा खामोश हो गई। सुमेरा इसकी आवाज पर हैरान और फिर खामोश और फिर परेशान हो उठी। मलिहा, ये तुम हो? खामोश क्यों हो गई? प्लीज बताओ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। सुमेरा दहल गई। हुआ क्या है? मलिहा ने इसकी बात की अनसुनी करते हुए कहा, मुझे वजदान का एड्रेस चाहिए। चुप होने की बारी सुमेरा की थी। कदर तवक्कुफ के बाद इसकी आवाज आई, वजदान नहीं आया? फिर इसने कहा, तुम ऐसा करो, चाचू के ऑफिस फोन करो, वहीं होगा। तुम्हें फोन करने से पहले वहां फोन किया था, पर वो कई महीने से ऑफिस नहीं आ रहा। तो कोर्ट में होगा। तुमने मालूम किया? जब वो ऑफिस छोड़ चुका है तो कोर्ट में क्या करेगा? वैसे भी कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है और इस वक्त 5 बज रहे हैं, मलिहा ने झंझलाकर कहा था। ओह सॉरी। सुमेरा को एहसास हुआ कि इसके सवाल मलिहा को जिज कर रहे हैं, तो फौरन संभल कर बोली, अच्छा एड्रेस नोट करो। 1 मिनट। मलिहा ने अपनी बैग से पेन और पॉकेट साइज डायरी निकाली और एड्रेस नोट करते ही फोन रखकर दुकानदार को पेमेंट करती वो बाहर आ गई। सड़क के किनारे एक खाली टैक्सी थी। मलिहा तेजी से दरवाजा खोलकर टैक्सी के पिछली सीट पर बैठ गई। मुसाफिर के इंतजार में स्टीयरिंग पर सर रखे ऊँटते ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। बीवी किधर जाएंगी? मलिहा ने हाथ में पकड़ा कागज देखा और बोली, PECHS कॉलोनी। वो यहाँ तक आ तो गई थी, पर अब इस डबल स्टोरी बंगले के गेट के सामने खड़ी सोच रही थी कि अगर गेट वजदान के अलावा किसी और ने खोला तो क्या कहकर इसे बुलवाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मलिहा ने सर झटक कर नीम प्लेट पढ़ते हुए एड्रेस की तस्दीक की, फिर बेल बजा दी। दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी थी, फिर गेट खुल गया था। सब आंखों वाली लड़की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी और की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रही थी और शायद इसीलिए इसने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया था और अब मलिहा को देखकर सटपटा गई थी। आप कौन है? मलिहा इस सवाल पर घबरा सी गई, फिर इसने हाथ से दबी चिट इसकी तरफ बढ़ाई। ये एड्रेस आपके घर का है? लड़की ने चिट लेकर एड्रेस देखा, फिर इसे वापस करते हुए कहा, एड्रेस तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? वजदान मुस्तफा से। क्या वो घर पर हैं? मलिहा ने कोशिश की अपना लहजा नॉर्मल ही रखे, पर सवाल ही ऐसा था जिस पर लड़की का चौंकना लाजिम था। आप कौन हैं और वजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलिहा फारूकी है। प्लीज आप वजदान को बुला दीजिए, मेरा इनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस लड़की की आंखों से अचानक ही तनफुर झलकने लगा था। फिर वो कांटेदार लहजे में बोली, वजदान घर पर नहीं है, और झटके से एक गेट बंद करने लगी तो मलिहा ने हाथ रोककर इसे रोकते हुए पूछा, 1 मिनट, क्या आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? नहीं। वो एक लफ्ज बोलकर मलिहा का चेहरा देखने लगी, जो बैग से पेन निकालकर इस कागज के पीछे कुछ लिखने लगी थी। वजदान जैसे घर आए वो इनसे कहिएगा इस नंबर पर मुझसे बात कर लें। मलिहा ने कागज इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने कागज इसके हाथ से लेकर गेट बंद कर दिया। मलिहा ने दीवार का सहारा लिया, वरना गिर पड़ती। घर पे नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, तो फिर कहाँ चला गया? लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल गया हो? खुद कलामी के जवाब में वजदान की आवाज इसके कानों में गूंज गई। जब से आपको हिफ्ज किया है खुद को भूल गया हूँ। एक ठीक सी उठी थी जिसको दबाते वो टैक्सी में आ बैठी। आर्ट्स काउंसिल चलो। मलिहा ने कल अपनी पेंटिंग इश्क आतिश वजदान को गिफ्ट करके नुमाइश से हटवाई थी और ये बात वजदान के इल्म में भी थी। मलिहा इस उम्मीद पर आर्ट्स काउंसिल आई थी कि शायद वजदान पेंटिंग लेने वहां आया हो, मगर वो वहां भी नहीं मिला। मलिहा ने अपने फोन नंबर के साथ वजदान के नाम मैसेज छोड़ा और नुमाइश वाले पोर्शन में आ गई। इस उम्मीद पर एक एक शख्स का चेहरा देखती रही कि शायद वो वजदान होगा, मगर इसकी निगाहें ना मुराद लौट आई। ड्राइवर को वापस लाइब्रेरी चलने का कहते हुए इसने रह सोच पर नजर दौड़ाई तो 6:45 हो रहे थे। इसे घर से निकले 8 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल मुझे नहीं दे सकती? इस वक्त वजदान के लहजे में जितनी इल्तिजाएं थी, इससे ज्यादा इस वक्त मलिहा के चेहरे पर रकम थी। लाइब्रेरी पहुंचकर मलिहा ने एक हॉल का चक्कर लगाया। वजदान को ना पाकर वो कुछ सोचते हुए वॉचमैन के पास आई। खान साहब, आपसे किसी के बारे में पूछना है। पूछो। खान साहब की इजाजत के बाद मजीद बोली।
24-25 साल का सावले रंग का लड़का है, कद तकरीबन 6 फुट, आंखों और बालों का रंग स्याह है और अक्सर यहाँ आता है। क्या सुबह यहाँ आया था? आप वकील साहब का तो नहीं पूछता? खान साहब ने सोचते हुए अंदाज में कहा। मलिहा फौरन बोली, हाँ हाँ, मैं इन्हीं का पूछ रही हूँ। 2-3 महीने से रोज आता है, पर आज नहीं आया। आपको यकीन है वो नहीं आए? मलिहा की बात पर वो हंसने लगे। क्या बात करता है जी, सुबह से हम इधर बैठा है, आता तो हमको दिखता नहीं। वो इतने यकीन से कह रहा है कि मलिहा को इसकी बात मानना पड़ी। वो डगमगाते कदमों से सीढ़ियों तक आ गई। मैं सारा दिन आपका इंतजार करूंगा। एक सरगोशी कहीं आस पास सुनाई दी तो मलिहा ने तड़प कर कानों पर हाथ रख लिए। इसका जब टूट रहा था। इसने सीढ़ियों पर बैठकर सर घुटनों में रख दिए। 6:30 बजे जब मलिहा ने कचरे फारूकी में कदम रखा, वो अपना यकीन हार चुकी थी। उस हार का चेहरा ड्राइंग रूम में मौजूद कोई शख्स न देख ले, इसलिए वो पिछले तरफ हॉल के दरवाजे से अंदर आई। बहादुर, मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया था? पास से गुजरते बहादुर को रोककर इसने पूछा। नहीं बीबी साहब, पर आप कहाँ चली गई थी, वो भी आज के दिन? मलिहा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो बहादुर को जवाब दिए बगैर अपने कमरे में आ गई। ठंडे यख पानी से मुंह धोते हुए इसने आंसुओं के हर निशान को बेदर्दी से रगड़ डाला। फिर तौलिए से चेहरा खुश्क करती ड्रेसिंग रूम पे आ गई। अलमारी के दोनों पट खोले। वो बारी बारी हर सूट का जायजा ले रही थी। फिर बहुत सोच कर इसने पीच कलर के ड्रेस को निकाला तो नजर इसके पीछे लटकते सूट पर ठहर गई। पिंक कलर के चूड़ीदार पजामे पर सफेद कमीज थी, जिस पर पिंक रंग के मोतियों से गले और कमीज के हाफ स्लीव्स पर नफीस काम बना हुआ था। पिंक एंड व्हाइट कंट्रास्ट दुपट्टे को हाथ में लेते हुए से कुछ याद आया था। तुम सफेद रंग मत पहना करो, इस रंग में इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है नजर न लग जाए। नजर तो लग चुकी नूरुल हुदा, अब किस बात का डर, इसने सोचा और वही सूट बाहर निकाल लिया। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक की तेज जमा रही मलिहा जिंदगी में पहली बार इतने इत्मीनान से तैयार हुई थी। दोनों कलाइयों में भर भर कर व्हाइट और पिंक चूड़ियां डालकर इसने कानों में चांदी के आवेजे पहने। फिर बेड पर आ बैठी। झुक कर सैंडल पाँव में डालकर इसने बेड से दुपट्टा उठा के शानों पर फैलाया। खुले बालों को एक हाथ से संवारते हुए इसकी नजर आईने में नजर आते अपने ही अक्स पर पड़ी थी। आज की तारीख में मेरे लिए रोशनी, रंग, उम्मीद तीनों खत्म हो चुके हैं, लेकिन नूरुल हुदा फारूकी, इन्हें आपकी जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए, इसने कहा था और कमरे से निकल गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कदम रखते ही मलिहा की नजर ब्लैक पैंट पर मैरून शर्ट पहने नूरुल हुदा पर पड़ी थी। इसी पल नूरुल हुदा ने भी दरवाजे की तरफ देखा था। नूरुल हुदा की आंखों की वो चमक मलिहा के लिए नई थी। इसने पलकें झुका ली। बाकी लोग भी मलिहा की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। पल भर में इसके कजन्स ने इसे अपने घेरे में ले लिया था, मगर सुमेरा उठ नहीं सकी। किसी मुआवजे की उम्मीद करते करते मलिहा को देखकर इसे एहसास हुआ था कि मुआवजे अब नहीं होते। वो समझ गई मलिहा वजदान से नहीं मिल सकी। हद करती हो बेटा, आज के दिन शॉपिंग पर जाने की क्या जरूरत थी? अब देखो जरा, सब आए बैठे हैं और तो और दूल्हा भी मौजूद है, पर दुल्हन शादी की शॉपिंग करने गई हुई है। बड़ी मुमानी ने इसे देखकर कहा तो मालिक नासिर इसके कुछ बोलने से पहले बोल पड़े। छोड़िए भाभी, अब बातों में मजीद वक्त क्या गंवाना, आओ बेटी रस्म कर ली जाए। आखिर में वो मलिहा से बोले थे। मलिहा ने कदम बढ़ाया तो सुमेरा एकदम इसके कान के पास आकर बोली, इनकार कर दो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। किस भरोसे पर? मलिहा ने इसकी तरफ देखकर जहर में भुजी सरगोशी की और आगे बढ़ गई। किसने इसे बाजू से पकड़कर नूरुल हुदा के पहलू में बिठा दिया था? फिर बाबा जान की इजाजत से नूरुल हुदा ने इसके बाएं हाथ की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी थी। खाने के बाद जब मेहमान रुखसत होने लगे तो मलिहा सुमेरा के गले लगकर आजी से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुमेरा हामी भर लेती। फिर इसने आफाक को देखा जो इशारे से मना कर रहा था, तो वो मजबूर हो गई। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊंगी, इसने मलिहा को खुद से अलग करते हुए कहा। अपना ख्याल रखना। फिर मलिहा का गाल चूम कर वो गाड़ी में जा बैठी। पोर्च में अब सिर्फ वो, बाबा जान और नूरुल हुदा रह गए थे। मलिहा इन दोनों की तरफ देखे बिना ही पलट कर अंदर चली गई थी। वो हॉल में आई तो अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय खुले दरवाजे से लॉन में आ गई। नंगे पांव चहलकदमी करते हुए मलिहा के पैरों के नीचे भीगी घास का नरम कालीन बिछा था, लेकिन मलिहा को यूं लग रहा था जैसे इसके पांव सुलगते अंगारों पर हो।
इस एहसास के बावजूद इसने टहलना बंद नहीं किया। बर्दाश्त के रास्तों पर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पहुंचकर दर्द बहुत बेदर्द हो जाता है, और इसी इंतहा पर पहुंचकर सब्र की चादर ओढ़े इंसान ऐसी कैफियत से गुजरता है जहां सवाल करार का नहीं होता, बेकरारी का हो जाता है। फिर यह जितना दर्द बढ़ता है इतना सुकून मिलता है। मलिहा भी खुद अजियती की इसी कैफियत से गुजर रही थी। चक्कर काट कर बार बार पलटते हुए वो एक बार पलटी तो सामने नूरुल हुदा थे। अच्छी खासी ठंडी, और तुम यहाँ नंगे पांव गीली घास पर चल रही हो, कोई शाल वगैरह भी नहीं ली, बीमार पड़ जाओगी। सुहानी शाम थी और महबूब नजरों के सामने। नूरुल हुदा को शायद कुछ और कहना चाहिए था, पर वो इसे टोके बगैर ना रह सके। एक बेमायने जी बोलकर मलिहा इनके बराबर से गुजरती सीढ़ियों पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। सैंडल पहनकर इसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि नूरुल हुदा ने अचानक ही पूछ लिया, तुम खुश हो? दूसरी सीढ़ी पर रखा मलिहा का पांव अपनी जगह जम गया। वो संभली, फिर पलटकर इन्हें देखते हुए पूछा, आप खुश हैं? नूरुल हुदा ने आंखें बंद करके हवा में फैली ताजगी को सांस के साथ अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत। तो समझे मैं भी बहुत खुश हूँ। वो कसदन मुस्कुराई। नूरुल हुदा ने इसकी तरफ देखा और पास चले आए। मैं जानता हूँ तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं पहली ही नजर में अपना हर एहसास तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मलिहा के लिए सचमुच इंकिशाफ था, मगर इसके एहसास पहले ही इस कदर टूट चुके थे वो हैरान भी ना हो सकी, बस इन्हें देख कर रह गई। हाँ मलिहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मेरा दिल जब भी धड़कता है तो शिद्दत के साथ ये एहसास होता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे जिंदगी की तरह अजीज है। लेकिन एक चीज है जो मुझे अपनी जिंदगी से और अपनी मोहब्बत से भी ज्यादा अजीज है। जानती हो वो चीज क्या है? उन्होंने पूछा। मलिहा अब भी खामोश खड़ी बस इन्हें देखती ही रही। तुम्हारी मुस्कुराहट। इस दिन याद है जब मैं और बाबा जान वहां लॉन में बैठे थे? उन्होंने दो लॉन चेयर्स की तरफ इशारा किया जिनकी सफेदी अंधेरे में चमक रही थी। मलिहा ने यूं ही सर घुमाकर देखा। वो कह रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा था मलिहा से शादी करोगे? तो मैंने इनसे कहा था आई लव हर, लेकिन मैं मलिहा से शादी सिर्फ इस सूरत में करूंगा अगर मलिहा को एतराज ना हो। मलिहा को कुछ दिन पहले का वो मंजर याद आ गया और नूरुल हुदा का जुमला भी, मैं मलिहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो गायब दिमाग खड़ी थी कि अचानक ही नूरुल हुदा ने इसका हाथ थाम लिया। मलिहा इनकी तरफ देखा और इसके बाएं हाथ को थाम कर इसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के डायमंड को अंगूठे से जरा छू कर बोल रहे थे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो और इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा जहन मुझे इस रिश्ते के साथ कबूल कर सके तो ठीक है, और अगर ना कर सके तो जबरदस्ती नहीं है। वो बोलते हुए एक पल को चुप से हो गए, फिर इसका हाथ छोड़कर बोले, तुम जब चाहो मेरा साथ छोड़कर जा सकती हो, मुझे कहीं नहीं जाना हादी भाई। फौरन ही इसकी जुबान से निकला था और फौरन ही इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और संभल कर बोली, रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरुल हुदा तो इन्हें निभाया करते हैं, थोड़ा नहीं करते। नूरुल हुदा को एकदम ही अपना आप हल्का फुल्का लगने लगा। इसका मतलब कि मुझे इस पल का इंतजार करने की इजाजत है जब तुम एक नए रिश्ते से मेरी जिंदगी में कदम रखोगी। इनकी निगाहों से झलकती वारफ्तगी मलिहा सह नहीं पाई और अचानक ही मुड़कर अंदर आई और सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में आ गई। नूरुल हुदा इस अंदाज को इसकी अदा समझकर मुस्कुराने लगे थे। साइंस कहती है कायनात में मौजूद हर शय की बुनियाद इकाई है। हमारे जिस्म को ही देख लिया जाए, लाखों करोड़ों खलियों से बना हमारा जिस्म एक खलिए से शुरू होता है। मादे की शुरुआत एटम से होती है। यहाँ तक कि अरबों खरबों मील पर फैली इस कायनात को अगर रिवर्स प्रोसेस में डाल दिया जाए तो ये पूरी कायनात महज एक नुक्ते में सिमट जाएगी। मुझे साइंस के इस नजरिए पर कोई इतराज नहीं, मगर मेरी जिंदगी में ये कानून कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि मेरी जिंदगी की बुनियादी इकाई नहीं बल्कि एक त्रिकोण है। एक ऐसी त्रिकोण जिसके 1000 जाविये की पैमाइश 60 डिग्री है, यानी हर जाविये की पैमाइश बराबर है और किसी भी तरह इन तीनों जावियों में इम्तियाज नहीं किया जा सकता। इस त्रिकोण के एक सिरे पर बाबा जान खड़े हैं। बाबा जान का और मेरा रिश्ता शीशे और पत्थर का रहा है। शीशा अपनी जगह कायम रहे इसके लिए पत्थर से फासला जरूरी है।
इसी लिए मैं इनके पास जाने से हमेशा घबराती रही कि कहीं चोट ना खा बैठूं। मेरा डर कैसा सच्चा था। तिकोन के दूसरे सिरे पर नूरुल हुदा है। हादी भाई ने मेरी जिंदगी के हर खला को भर दिया। बिना मांगे उन्होंने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला था। उन्होंने मुझे चाहा भी तो अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चाहा। एकदम खालिस और बेगास मोहब्बत, और बदले में मैं भी कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन अगर वो नहीं मांगेंगे तो क्या मैं दूंगी नहीं? तिकोन के तीसरे कोने में खड़ा तीसरा शख्स वजदान मुस्तफा है। वजदान मुस्तफा मेरी जात का आईना, मेरी यकीन का चेहरा, मगर आज इस चेहरे के नकूश धुंधला रहे हैं। अब सवाल पाने और खोने का नहीं, अब सवाल मेरे एतबार का है। बाबा जान, नूरुल हुदा और वजदान, एक तिकोन के तीन कोनों में खड़े तीन लोग। वो तीन लोग जिन्हें मैंने टूट कर चाहा, और मैं इनमें से कोई एक भी अगर मेरी जिंदगी के मंजरनामे से हटा तो इस आधी अधूरी जिंदगी को जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं ये भी जान चुकी हूँ कि ये तीनों कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। बाबा जान, नूरुल हुदा और वजदान, वो तीन लोग जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, और मेरी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर वो तीनों ही मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे किसी के साथ की जरूरत है। मेरा साथ कौन देगा? दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मलिहा ने डायरी लिखना छोड़कर आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आ जाओ। इस आवाज के साथ ही बहादुर कमरे में आया। कहो क्या बात है? मलिहा ने पूछा। बीबी साहब, आपके लिए फोन आया है। मलिहा की निगाहों में जमान और मकान घूम गए थे, यहाँ तक के पहुंचकर डायरी खामोश हो गई थी। सानिया ने फौरन अगला सफा पलट कर देखा और फिर बाकी के सारे वर्क पलट कर देख लिए। हर वर्क सादा था। सानिया ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा जिस पर रोशनी धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। पूरी रात डायरी पढ़ने से अब इसकी आंखें बुरी तरह दुख रही थी। वो आंखें बंद करके सीधी लेट गई। पिछली रात इंकिशाफात की रात थी। वो गहरे सांस लेती खुद को इस साफ शिकन कैफियत से आजाद कराने की कोशिश कर रही थी। दास्तान एक अजीब मोड़ पर आकर रुक गई थी। सानिया सोचने लगी, आगे क्या हुआ होगा? उस रात वो टेलीफोन किसका था? क्या वजदान का? इसने क्या कहा होगा? और अगर रात को आने वाले फोन वजदान का था तो जब दिन में भर में मलिहा इसे ढूंढ रही थी तो वो क्यों नहीं मिला? वो इस दिन लाइब्रेरी क्यों नहीं आया था? और फोन पर कहीं इसने ये तो नहीं कह दिया होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अल्लाह हाफिज वगैरह वगैरह? नहीं, इसने फौरन ही अपनी कयास को रद्द कर दिया। अगर ऐसा होता तो मलिहा पापा से शादी कर लेती, और पापा से शादी के बाद तो इसे कसरे फारूकी में ही होना चाहिए था। मगर वो तो कहीं नहीं है, कोई इसका नाम तक लेना गवारा नहीं करता। क्या वजदान ने फोन पर अपने ना आने की वजह बताकर माजरत कर ली थी और उसके बाद मलिहा ने दादा जान के सामने शादी से इनकार कर दिया होगा? मगर दादा जान तो पैसा वापस नहीं लेने वाले थे। तो फिर ये हो सकता है कि मलिहा ने इनकी मर्जी के बगैर वजदान से शादी कर ली हो, लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है। मलिहा ने कहा था अपने बाबा जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अपने दूसरे कयास को भी रद्द करते हुए इसने सोचा और फिर खुद ही हो गई। लेकिन अगर ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था तो आखिर क्या हुआ था? मलिहा अचानक ही कहाँ गुम हो गई? इसने आखिर क्या किया था जो इसका जिक्र खुद इसके ही घर में बैन हो गया? और बरसों गुजर जाने के बाद भी ना तो इसने कभी कसे फारूकी में कदम रखा और न कभी किसी की जुबान पर इसका नाम ही आया। और पापा और दादा जान के दरमियान मौजूद खलीस की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मंगनी की रात तक तो सब ठीक था, फिर क्यों पापा दादा जान से तनफर हो गए? वो लचती हुई उठ बैठी। क्या मुश्किल है? मैंने सोचा था मलिहा की डायरी कसे फारूकी की रातों पर से पर्दा उठा देगी, पर इसने तो और भी कई मुअम्मों को जन्म दे दिया है। कितनी अजीब सी बात है, पापा जो मामा से इतनी मोहब्बत करते हैं, मामा से पहले किसी और को चाह चुके हैं, मगर पापा की मोहब्बत तो मुकम्मल होने जा रही थी, अधूरी कैसे रह गई? कहानी की हर कड़ी बीच से गायब हो गई है और ऐसा कोई नहीं जो बता सके कि हकीकत में क्या हुआ था। उसने गहरा सांस खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और एक नए रुख पर सोचने लगी। उस कहानी के चार ही बुनियादी किरदार हैं जो कि सच पर से पर्दा उठा सकते हैं, मगर दो किरदार तो जुबान बंदी के अहद पर कार फरमा है। तीसरा किरदार मंजर से ही गायब है और चौथा किरदार, ओह, अचानक ही कोई ख्याल आया था, वजदान मुस्तफा। ये शख्स मेरे लिए यकीनन अजनबी है, मगर ये नाम नहीं। जस्टिस वजदान मुस्तफा, ये महज मेरा अंदाजा है, मगर तस्दीक तो करनी पड़ेगी।
एएसपी शायान मुस्तफा, मैंने सोचा था तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे वजदान मुस्तफा से मिलना है तो तुमसे एक आखिरी मुलाकात नागुज़ीर हो गई है, इसने दिल में कहा। दादा जान शाम को आने वाले थे, लेकिन तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो डायरी उठाकर दादा जान के कमरे में आ गई और एहतियात से डायरी वापस इसी जगह रख दी जहां से कल इसने उठाई थी। इसके बाद वो अपने कमरे में आई। वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। इसने महसूस किया था आजकल पापा उस पर कुछ ज्यादा ही नजर रखे हुए हैं। उन्होंने तानिया से तो कुछ नहीं कहा था, मगर इनकी नजरें अब हर वक्त तानिया को खोजती रहती थी और तानिया नहीं चाहती थी कि इसकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि वो चौंक जाए। आधे घंटे में तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर चली आई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मामा। रोज की तरह आज ही भी दुपट्टा और फाइल जिसने बाजू में दबोचे हुए थे, बैग समेत बाकी सब कुछ साथ वाली चेयर पर ढेर करते हुए इसने हाथ में पकड़ा मोबाइल भी यूं ही कुर्सी पर डाल दिया। नजर का चश्मा फिसल कर नाक की नोक पर आ टिका था, जिसे नूरुल हुदा ने हाथ मारकर सही करते हुए जवाबन उसे गुड मॉर्निंग कहा था और फिर से अखबार के सफ़े उलटने लगे थे। मरियम ने किचन की तरफ आवाज लगाई, बहादुर, तानिया के लिए नाश्ता ले आओ। तानिया नाश्ता कर रही थी कि नूरुल हुदा ने अखबार साइड पर डालते हुए मरियम से जूस के लिए कहा, पापा वैसे आपकी आदत काफी अलग सी है। तानिया जो चोर नजरों से इन्हें देख रही थी। कौन सी आदत? वो समझे नहीं। यही लोग चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और आप अखबार पढ़कर जूस पीते हैं। ये आदत मेरी नहीं किसी और की थी। उनके मुंह से ये इतराफ सुनकर तानिया को वाकई हैरत हुई थी। इसे अंदाजा नहीं था कि नूरुल हुदा इतने आराम से ये बात कह देंगे, जबकि इस इतराफ के पीछे एक पर्दा नशी का नाम छुपा था। आपने क्यों अपना ली? ये आदत किसकी थी? इसने जानबूझकर नहीं पूछा कि जवाब आने की तवक्को नहीं थी। नूरुल हुदा ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज अपना लेने को दिल करता है, यहाँ तक कि आदतें भी। पापा आपने कभी स्मोकिंग की है? कुछ देर खामोशी से नाश्ता करने के बाद इसने फिर पूछा। इस बार नूरुल हुदा ने कुछ चौंक कर इसकी तरफ देखा। तानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अपनी पुरतजस्सुस फितरत पर गुस्सा भी आया, मगर अब तो सवाल कर चुकी थी। अनजान सी बनकर ऑमलेट को प्लेट में नचाती रही। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, इसने सरसरी से अंदाज में कहा। हम आदतों पर बात कर रहे हैं और अक्सर मर्दों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन नूरुल हुदा को कभी भी सिगरेट पीने की आदत नहीं रही, मरियम ने कहा तो नूरुल हुदा बोले, नहीं मरियम, मैं स्मोकिंग किया करता था। तुम स्मोकिंग करते थे? वो हैरान हुई, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं देखा। शादी से काफी अरसा पहले मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी, वरना लंदन में रहते हुए और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी मैं कुछ अरसे तक चेन स्मोकिंग करता था। इसका मतलब है तुम शादी से पहले काफी अलग थे और शादी के बाद तुमने बहुत सी आदतें बदल ली। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी नजर टेबल पर नूरुल हुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। इसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट उठा लिया और फिर बड़े सरसरी से अंदाज में नूरुल हुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नूरुल हुदा फारूकी, वालिद का नाम मजहर फारूकी। इतने सामने की बात ना जाने मैंने पहले कभी क्यों नोट नहीं की। इसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में डालकर वॉलेट टेबल पर रख दिया और नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी। नूरुल हुदा उसकी हरकत को नोट कर चुके थे, मगर मतलब अखज़ नहीं कर सके, इसलिए कुछ पूछा भी नहीं। अपना जूस खत्म कर चुके थे। टेबल से वॉलेट और दूसरी चीज उठाकर जाने लगे तो तानिया बोली, पापा आज मैं आपके साथ जाऊंगी। मेरी गाड़ी में काम निकल आया है। आज ड्राइवर मैकेनिक के पास ले जाएगा। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नया नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो जाए।